हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन नवंबर 2020। तो नवंबर 2020 में जो एफएम का पेपर आया था वो हम करने वाले हैं। एफएम और इको टोटल 100 नंबर का आता है। हम यहाँ पर एफएम को कवर कर रहे हैं। 70 मार्क्स का पेपर है, इसमें से आपको 60 मार्क्स का करना होता है। यहाँ पर 10 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता और 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलता है और 10 नंबर की आपको थ्योरी मिलती है। तो इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी पूरा पेपर है सारा का सारा हमारा पहले देखा हुआ है। पूरा पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से, स्टडी मैट में से, आरटीपी एमटीपी यहाँ से आता है, वो सब कुछ कवर्ड है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पढ़े हुए होंगे और एक आध क्वेश्चन फिगर बदल के आपको नजर आएगा। बहुत ही सिंपल सोवर सा पेपर आता है। इसमें बच्चा आराम से 70 मार्क्स का है, 60 का करना होता है, पूरे 60 ला सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें बच्चों ने पूरे 60 में 60 ग्रैब किए हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट मिलेंगे। वो 5-5 नंबर के चारों पार्ट होंगे। वो चारों पार्ट करने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं और जल्दी निकल जाता है। एग्जाम में हमें कितना टाइम इसके लिए लेना चाहिए? एग्जाम में हमें जैसे एफएम का 60 मार्क्स का खत्म करना है तो 3 घंटे का पेपर है। तो आपको इसमें 2 घंटे से पहले कवर करने की कोशिश करनी होती है कि 2 घंटे से पहले कवर कर लें। और एफएम इको के अंदर ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें नंबर कहीं से भी एक भी नंबर कट नहीं सकता। थ्योरी में तो एग्जामिनर कहीं एक आध नंबर डिडक्ट कर सकते हैं, पर एफएम में नंबर काटने का कहीं कोई स्कोप नहीं है। देखिएगा, सबसे पहला हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट ए। Following information relates to RM Company Limited. Total assets employed 10 lakh, direct cost 550, other operating cost 90,000. ठीक है। The goods will be sold to customer at 150% of direct cost. तो direct cost है हमारी 550, इसका 150% अगर हम निकालें तो हमारे पास सेल आ जाएगी 8,25,000. ओके। 50% ऑफ द एसेट बीइंग फाइनेंस्ड बाय बोरोड कैपिटल। तो हमारे पास टोटल 10 लाख की एसेट्स हैं जिसका 50% लोन से है यानी 5 लाख रुपए, बचा हुआ 50% इक्विटी से। इंटरेस्ट रेट है 8%, टैक्स रेट है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट टर्नओवर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमारे पास 4 चीजें मांगी है। रेशियो का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर में छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। आ जाइए, सॉल्यूशन फर्स्ट ए। सबसे पहले मांगा है रिक्वायरमेंट नंबर ए, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों तरीके से निकल सकता है। देखना होता है क्वेश्चन में कहां तक है। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जा सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। यहां हम कैलकुलेशन इसकी लिख देंगे। प्रॉफिट कितना है और सेल कितनी है वो हमें निकालना पड़ेगा। यहां पर हमारा मेन आंसर आ जाएगा। बी में क्वेश्चन ने पूछा है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट में स्टडी मैट में आपके पास कई सारे फॉर्मूले हैं। इसमें हम नीचे तो रखते हैं आपके पास टोटल एसेट्स जितनी भी है हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 100। ऊपर हम ईबीआईटी भी रख सकते हैं, ईबीटी भी रख सकते हैं, ईएटी भी रख सकते हैं, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स भी रख सकते हैं। हम लोगों ने प्रीफर्ड किया था ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स वाला क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह जो सजेस्टेड आंसर है वो इसी तरीके से आता था। यहां पर हम इसका सॉल्यूशन देंगे। सी में हमारे पास है रिक्वायरमेंट एसेट टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर, एसेट टर्नओवर बिल्कुल सिंपल है, सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। ये जो एसेट्स हैं ये हमारे पास एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट होता है या नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। डी, टोटल 10 लाख की एसेट है वही आ जाएंगी। इसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। तो प्रीफरेंस की कोई बात कहीं पर नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास। सिंपली लिख सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई इक्विटी मल्टीप्लाई बाई 100। यहां कैलकुलेशन, यहां पर आंसर। अब हमें जो जो चीजें चाहिए उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे वर्किंग
नोट्स। तो वर्किंग नोट के अंदर हमारे पास सेल चाहिए हमें, ईबीआईटी चाहिए हमें, और हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए। तो स्टेटमेंट बना देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग आफ्टर टैक्स। सबसे पहले सेल्स, क्वेश्चन ने बोला है सेल है 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, 5,50,000 हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, इंटू 150%, ये हमारे पास आ गया 550 इंटू 150%, 8,25,000। ओके, इसमें से अब हम खर्चे माइनस करेंगे, लेस डायरेक्ट कॉस्ट, लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट कॉस्ट है 5,50,000, अदर कॉस्ट है हमारे पास 90,000, ये हमारे पास आ गया ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 1,85,000। ओके, लेस इंटरेस्ट, टोटल एसेट है 10 लाख की, 50% बोरोड कैपिटल है यानी 5 लाख, और इंटरेस्ट का रेट है 8%, 40,000 का इंटरेस्ट हो गया आपके पास। ये आ गया आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स 1,45,000, टैक्स रेट है 30%। आप लोग मेरे से पहले पेपर सोल्व कर सकते हैं, और आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ पेपर सोल्व करो, तो मेरे को पॉज करके आप पहले सॉल्यूशन कर लेना, फिर चेक कर लेना सही है या फिर नहीं है। 43,500 और अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया 1,01,500। ओके, वर्किंग नोट हमारे पास हो गया पूरा, सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, बस ऊपर रखिए और रेशो खत्म हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में 5 मिनट के आसपास मुझे लगता है एक्सपेक्टेड टाइम आपका लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,01,500, सेल आपके पास आ चुकी है 825 मल्टीप्लाई बाई 100, %12.30। ईबीआईटी हमारे पास था 185, 1 माइनस टैक्स, टोटल एसेट 10 लाख इंटू 100, 12.95%। एसेट टर्नओवर, सेल्स 8,25,000, टोटल एसेट 10 लाख, ये टाइम्स में आता है 0.825 टाइम्स या 0.825, और लास्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,01,500, इक्विटी फंड 5 लाख रुपए, टोटल एसेट हमारे पास 10 लाख की है, 10 लाख में 50% हमारा लोन से है और 50% इक्विटी से है, मल्टीप्लाई बाई 100, 1,01,500 डिवाइड बाई 5 लाख %, 20.30%। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, बहुत सिंपल, ए पार्ट खत्म। क्वेश्चन का पार्ट बी, फर्स्ट पार्ट बी आ जाइए। CK Limited is planning to buy a machine, detail of which are as given below. Cost of machine at the commencement 2,50,000, economic life 8 years, residual value लास्ट में 0, तो डेप्रीशिएशन कितना आ गया इसका 250 डिवाइड बाई 8, 31250 डेप। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट, सेल प्राइस 6 रुपीज, तो सेल हो जाएगी 6 लाख। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट 3, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 3 लाख। एस्टिमेटेड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख गिवन है एक्सक्लूडिंग डेप, डेप हमारे पास ऊपर आ गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन फर्स्ट ईयर
इन एडिशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा 20,000 रुपए और जाएंगे। मेंटेनेंस एक्सपेंस फिफ्थ ईयर में होंगे फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा 30,000। तो जो ईयर 1 है और ईयर 5 है इसमें तो आपके खर्चे 20 और 30 एक्स्ट्रा होंगे। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, ये आपके पास जो 3-3 साल हैं ये एक बराबर आपका कैश फ्लो देंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, टैक्स को इग्नोर करना है, बहुत ज्यादा आसान हो गया। एनालाइज द अबव मेंशन प्रपोजल यूजिंग द एनपीवी एंड एडवाइस, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन्होंने दिया है तो जो दिया है उसी को आपको कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम निकालेंगे एनुअल कैश इनफ्लो स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कैश इनफ्लो। देखिए फर्स्ट ईयर डिफरेंट होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सेम होंगे, फिफ्थ ईयर डिफरेंट होगा, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ईयर सेम होंगे। तो 4 कॉलम बना सकते हैं हम लोग, 6 to 8, 5, 2 to 4, 1 particulars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले सेल्स 1 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 6, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट एट रुपीज 3 पर यूनिट, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख लेस फिक्स्ड कॉस्ट। और क्वेश्चन ने कहा है जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक्सक्लूडिंग डेप है, ठीक है। 1 लाख रुपए, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में टैक्स होता तो हम क्या करते, पहले डेप्रीशिएशन को माइनस करते, फिर लास्ट में डेप्रीशिएशन को ऐड बैक कर देते। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में डेप्रीशिएशन है ही नहीं, तो अगर डेप्रीशिएशन नहीं है तो ना माइनस करने की जरूरत है ना ऐड करने की जरूरत है। लेस डेप्रीशिएशन इग्नोर कर दिया हमने। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्वेश्चन ने कहा है कि फर्स्ट ईयर में होगा 20,000 बस, उसके बाद हम ऐड नहीं करेंगे। लेस एक है मेंटेनेंस एक्सपेंस। मेंटेनेंस एक्सपेंस क्वेश्चन ने कहा है कि ये खर्च होगा आपका फिफ्थ ईयर में 30,000 बस, बाकी कहीं नहीं होगा, दैट्स इट। ना कोई टैक्स है तो डेप्रीशिएशन ना माइनस करो ना ऐड करो। अगर आप पहले डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो फिर आपको लास्ट में डेप्रीशिएशन को ऐड बैक करना होगा। टैक्स है नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारे पास कैश इनफ्लो पर एनम 3 to 180, 2 लाख, 170, 2 लाख। अगर बच्चा चाहे तो बच्चा ईयर 2 to 4 एंड 6 to 8 एक कॉलम बना सकता है, तो 2 to 4 और 6 to 8 एक कॉलम बना सकता है, पर क्योंकि बीच में ईयरली गैप है तो अलग अलग बनाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये ज्यादा सही रहेगा वरना बच्चा भूल सकता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है मेन आंसर, स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। पॉजिटिव होगा तो यस कर देंगे, नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। ईयर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू 0 पे पैसा जाएगा, 1 पे आएगा, 2 to 4 एक जैसा आएगा, 5 पे आएगा, 6 to 8 एक जैसा आएगा, बाद में कोई सैलवेज नहीं मिल रही।
कोई वर्किंग कैपिटल नहीं बोली। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा आसान, इसीलिए 5 नंबर में दिया है। और ये एनपीवी। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल आउटफ्लो 2,50,000, 2,50,000। कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो 180। डिस्काउंटिंग फैक्टर है हमारे पास 0.893। 2 लाख। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तीनों का जोड़ना पड़ेगा 170। फिफ्थ ईयर में 0.567 और फिर से 2 लाख। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का है 0.797, 0.712, 0.636, 2.145 और 6, 7, 8 का है 0.507, 0.452, 0.404, 1.363, 160,740, 2.145 multiply by 2 lakh, 4,29,000, 0.567 multiply by 170, 96390, 2 lakh multiply by 1.363, 272,600। ये हमारे पास आ गया 708,730 पॉजिटिव। बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव फिगर है। आपका डिसीजन यस, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल हैविंग पॉजिटिव एनपीवी। बहुत ही अगर आप देखें तो 10-15 मिनट में आपकी जेब में 10 नंबर आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन टफ है? टफ की छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं बच्चा ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बच्चे को लगता है एग्जाम में बहुत भारी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब हम पढ़ते हैं तो हम भारी क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में भारी नहीं आते होते। एग्जाम में कोई आता है तो एक आध क्वेश्चन आता है उस लेवल का। हमारा लेवल हमेशा क्लास का एग्जाम के लेवल से बहुत ऊपर है, जिससे बच्चे को एग्जाम में पता ही ना चले और चुटकियों में क्वेश्चन हो जाए। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल। 1C, the following figures are extracted from the annual report of RJ Limited. Net profit 50 lakh, आउटस्टैंडिंग प्रीफरेंस शेयर 200 लाख, 13% इन पे रेट, तो इसका मतलब 26 लाख का प्रीफरेंस डिविडेंड हो गया। नेट प्रॉफिट का मतलब यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6 लाख है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास 25% है आर, और केई है 15%। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो अभी इन्होंने हमें नहीं बताया, यानी डिविडेंड कितना दे रहे हैं इसके बारे में बात नहीं करी। बाई कीपिंग द शेयर प्राइस एट ₹40 बाई वोल्टर मॉडल। अगर ये हमसे पूछते कि कितना हमें डिविडेंड देना चाहिए, तो देखिए आर इज हायर देन केई। अगर आर केई से ज्यादा है तो हमें डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उस पर शेयर प्राइस कितना होगा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा ये होता है कि डिविडेंड पे आउट आप कितना रखेंगे वो निकालिए, और शेयर प्राइस हम बता रहे हैं। तो दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। या तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि आर इज हायर देन केई, तो डिविडेंड पे आउट होगा 0%, सारा पैसा रिटेन कर लेंगे। तो बताओ शेयर प्राइस कितना होगा, P0 बताना होता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि क्वेश्चन खुद आपको P0 बता दे कि भाई शेयर प्राइस अगर ₹40 है तो डिविडेंड पे आउट कितना रखें। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है वोल्टर का और क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, आ जाइए। 1C, सबसे पहले हमारे पास हमें निकालना पड़ेगा
अर्निंग पर शेयर कितना है जिससे हम डिविडेंड पर शेयर की बात कर सकें। अर्निंग पर शेयर के लिए आपके पास नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, ओके, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके। अर्निंग आफ्टर टैक्स थी क्वेश्चन के अंदर आपकी 50 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स को देना है 13% ऑफ 200 लाख। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में है, बस उसके अंदर फिगर्स इसकी 50% है। वहां जो अर्निंग आफ्टर टैक्स था वो 25 लाख था और प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ के थे। नंबर ऑफ शेयर यहां पर 6 लाख, ओके। 50 लाख माइनस 26 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, अर्निंग पर शेयर हो गई 4 रुपए। तो आपकी अर्निंग पर शेयर 4 रुपए है। अब डिविडेंड कितना दिया जाए कि हमारा शेयर प्राइस 40 आए, तो वोल्टर का फॉर्मूला क्या है, प्राइस का P इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई के ई डिवाइडेड बाई के ई। अब यहां पर हम फिगर्स रखते हैं, फिगर्स हमारे पास है, कह रहे हैं 40 रुपए है शेयर का प्राइस। अच्छा जी, डिविडेंड हमें नहीं पता, अर्निंग है 4 रुपए माइनस डी, आर है हमारे पास 25%, के ई है 15% डिवाइडेड बाई 0.15, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0.15 सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो गया 6 इक्वल टू डी प्लस 4 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 0.25 डिवाइड बाई 0.15, ओके। 6 इक्वल टू डी प्लस, अब ये ब्रैकेट को इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई करिए 0.25 से और डिवाइड करिए 0.15 से, ये आ गया 667 माइनस, अब डी की मल्टीप्लाई करिए 0.25 डिवाइडेड बाई 0.15 1.67 डी, ओके। अब हमारे पास जो 6.67 है सामने जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 6 माइनस 6.67 और यहां पर हो गया d माइनस 1.67 डी। आप इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, मैं एक एक लाइन करके सोल्व कर रहा हूं। यहां पर हो गया माइनस का 0.67, यहां पर हो गया माइनस का 0.67 डी, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.67 से 0.67 कैंसिल, 1 रह गया यहां पर, d इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा जो डीपीएस होगा वो होगा 1। क्वेश्चन ने पूछा है डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट इक्वल टू डीपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस मल्टीप्लाई बाई 100। 1 रुपए का डिविडेंड दोगे तो 40 रुपए आपका शेयर प्राइस हो जाएगा, डीपीएस है 4 रुपए, 25% डिविडेंड पे आउट होना चाहिए। 5 नंबर आपकी पॉकेट में और आ जाते हैं। बच्चों ये देखो कि 15 मार्क्स का काम हो चुका है हमारे पास और अभी तक कहीं कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है, सीधा सीधा चल रहा है, बिल्कुल आसान आसान, ओके जी। 1D, TT Limited issued 20,000 10% convertible debenture of 100 each, 10% कूपन रेट है, 20,000 है, 100 रुपए का एक है, with maturity of 5 year, लाइफ होगी 5 साल। At maturity the debenture holder will have the option to convert debenture into equity share of the company in the ratio of 1:5, that is 5 share for each debenture, हर debenture holder को 5 शेयर मिल जाएंगे। करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 20 रुपीज एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर आर 4% पर एनम, 4% की शेयर की ग्रोथ होगी। तो पहले ये देखना है कि शेयर 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो 20 रुपए प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4%, 24.33 का हो जाएगा। टैक्स रेट 25% है। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ 10% डिवेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड IRR मेथड। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन्होंने 10% और 15% का दे दिया, तो IRR निकालने के लिए 10% और 15% के रेट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से और IRR से निकालना है। पहले आपको इसकी कन्वर्टेबल वैल्यू निकालनी होगी या रिडीमेबल वैल्यू निकालनी होगी। आ जाइए, सबसे पहले कन्वर्टेबल वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, 1D, कैलकुलेशन ऑफ convertible value of debenture। at the end of
ईयर 5th, ठीक है। तो 5 शेयर्स दिए जाएंगे, एट द एंड ऑफ ईयर 5। ओके, 5 शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस है आज की डेट में 20 रुपए, ग्रोथ रेट है 4%, 5 साल की इसकी ग्रोथ होनी है। 1.04 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ गया बच्चों मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 24.333 इक्वल टू 24.333 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 121.665। तो 121.665 है, तो 6 7 कर देता हूं मैं। ये मेरी रिडेम्पशन वैल्यू आ गई कि डिवेंचर इतने में रिडीम होगा। अब मेरे को निकालनी है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। दोनों मेथड से बोला है कि अप्रोक्सीमेशन से भी निकाल के बताना है और वैसे भी बताना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, फर्स्ट approximation method। approximation method के अंदर अगर हम जाते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, i 1 माइनस टी प्लस रिडेम्पशन वैल्यू की जगह कन्वर्टेबल वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई n डिवाइडेड बाई कन्वर्टेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। इंटरेस्ट रेट है 10%, 10 रुपए। टैक्स रेट है क्वेश्चन के अंदर 25%, 121.67। नेट प्रोसीड सीधे 100 रुपए, लाइफ 5 साल डिवाइडेड बाई 121.67 माइनस प्लस 100 रुपए डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है जी। इसे सोल्व कर लीजिए, एक ही बार में सोल्व करके निकाल लीजिए कितना आ रहा है। ये हो गया 7.5 और 121.67 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, मेरे पास आ गया 11.834 डिवाइडेड बाई 110.835 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 10.6867। तो इसकी मैं लिख रहा हूं 10.66769%। सेकंड, दूसरा बोला है क्वेश्चन ने हमारे को IRR मेथड। IRR मेथड, IRR में मेरे को 2 रेट से इसका एनपीवी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में IRR का फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, KD इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीवी लोअर रेट डिवाइडेड बाई एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट मल्टीप्लाई बाई हायर माइनस लोअर रेट। यहां इसकी कैलकुलेशन लिख दूंगा मैं, वर्किंग नोट, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी बाय यूजिंग 10% एंड दूसरा रेट क्वेश्चन है 15% रेट। ईयर, कैश फ्लो या अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15%, प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0 1 to 5 then 5। एनपीवी जी, कैश फ्लो स्टार्टिंग में 100 रुपए इन्वेस्टर की जेब से जाएंगे, उसके बाद में 5 साल तक उसके पास 7.5 रुपीज आएंगे। 7.5 कैसे, 10 रुपीज 1 माइनस टैक्स। लास्ट में
उसे मिल जाएंगे इक्विटी शेयर्स जिनकी वैल्यू है 121.67। ठीक है, 121.67। तो शुरू में 100 रुपए दिख गए कैश आउटफ्लो, फिर 7.5 का इंटरेस्ट मिलता रहेगा 5 साल तक, और उसके बाद में 121.67 मिल जाएंगे। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। दूसरा तरीका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या करेंगे, 100 रुपए आए, ये प्लस में हो जाएगा, ये वाली फिगर माइनस में हो जाएगी कि 7.5 रुपए जाएंगे 5 साल तक, और फिर फिफ्थ ईयर पे 121.67 जाएंगे। कैसे भी करिए, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव, आंसर सेम आएगा दोनों से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहां पर 1, 100 रुपए चले गए, 1, 100 रुपए चले गए। अब 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्वेश्चन के अंदर टेबल गिवन है उसे जोड़ना पड़ेगा। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621, 3.79, और यहां हो गया 0.621। दूसरे वाले का 870, 756, 658, 572 एंड 497, ये हो गया 3.353, और लास्ट वाले का है 0.497। 7.5 मल्टीप्लाई बाई 3.79, 28.425, तो दो फिगर तक लिख रहा हूं, 43, 3.353, 25.1475, 121.67 मल्टीप्लाई बाई 0.621, 75.557, तो 56, एंड 0.497, 60.4699, तो 47, 28.43 प्लस 75.56 माइनस 100, ये हो गया जी पॉजिटिव 3.99, और जी 25.15, 60.47 माइनस 100 माइनस के 14.38। तो एक हो गया पॉजिटिव 3.99, एक हो गया नेगेटिव 14.38। बहुत सिंपल है, रेट दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं, बस टेक्निकल पॉइंट था शेयर्स की वैल्यू निकालना जो कन्वर्टेबल वैल्यू बनती है इसकी। इसको रखते हैं लोअर रेट 10%, एनपीवी लोअर रेट पर 3.99 डिवाइड बाई 3.99, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 14.38 मल्टीप्लाई बाई 15% माइनस 10%, 5% हो गया, इक्वल टू 3.99 प्लस 14.38, ये हो गया 18.37, 3.99 डिवाइड बाई 18.37 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10, 11.086, 11.09% हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म। ये हमारे पास 20 नंबर के चारों पार्ट खत्म हो गए। इसके बाद में अब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 20 नंबर का काम खत्म, 40 नंबर का इफेक्टिव पेपर बचा है। क्वेश्चन आपको 50 नंबर के मिलेंगे, एक थ्योरी का मिलेगा और बाकी 4 न्यूमेरिकल मिलेंगे। आप कोई एक छोड़ सकते हैं। जनरली अगर न्यूमेरिकल आता होगा तो बच्चा थ्योरी छोड़ेगा, पर थ्योरी भी पढ़ के जानी है। थ्योरी के पूरे लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है, थ्योरी हमेशा उसी में से आती है, और बहुत ही सिंपल सोवर नोट्स के अंदर हमने थ्योरी कवर करवाई हुई है, यूट्यूब पे भी डाली हुई है, और आपके लेक्चर्स में तो आपको मिलती ही मिलती है जी। क्वेश्चन हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 2। पीके लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: सेल्स 1 करोड़ 8 लाख, रॉ मटेरियल कंज्यूम 27 lakh, labor paid 2160, manufacturing overhead 3240, including depreciation 360, admin and selling 10,80,000. Additional information: receivable are allowed 3-month period, raw material supplier यानी creditor 3-month credit, labor की outstanding position 1 month, overhead paid 1 month in arrear यानी outstanding manufacturing overhead, admin and selling 1 month advance चलेंगे, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का 3 मंथ है, WIP नहीं है। पीके लिमिटेड सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33.33%, उससे कोई लेना देना नहीं, सेल्स दी हुई है। कैश बैलेंस 3 लाख रखना है, सेफ्टी मार्जिन 10% रखना है, तो वर्किंग कैपिटल निकलने के बाद 10% जोड़ देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पीके लिमिटेड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, तो कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालने के लिए कह रहे हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन हुआ, कोई टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर नहीं है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। सेकंड,
वर्किंग नोट, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। आप लोग मेरे से पहले कर सकते हैं इसको, सारे क्वेश्चन कोशिश करिए कि मेरे से पहले आप करें। कैश कॉस्ट बेसिस देखिएगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 27 लाख। सेकंड, लेबर 21,60,000। थर्ड, कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3240 के दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग डेप्थ 360। टोटल अप्रोच होती तो पूरा का पूरा उठाते हैं। 28,80,000 ये हमारे पास आ गया कैश COGS। 77,40,000 फिनिश गुड्स तक का सब कुछ यहां पर तक वैल्यूड होगा। इसके बाद में है एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड 10,80,000 और ये हमारी हो गई कैश कॉस्ट टोटल कैश कॉस्ट 88,20,000। तो बहुत सिंपल है। अब स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना है, तो 10 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ, जबकि वर्किंग कैपिटल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कोई टेक्निकल पॉइंट दे सकता था पर दिया नहीं, तो आसान हो गया। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट बेसिस। एग्जाम में आप कैश कॉस्ट बेसिस मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। सबसे पहले ए, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक। रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 27 लाख, होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ, WIP है नहीं। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स कैश COGS पर वैल्यूड करना है 77,40,000, होल्डिंग पीरियड 3 मंथ, WIP नहीं है। इसके बाद में हमारे पास आते हैं डेटर्स। डेटर्स आपके 88,20,000 पर वैल्यूड होंगे, 88,20,000। डेटर्स हमें कितना पीरियड देते हैं, 3 मंथ। सब कुछ 3 मंथ हो रहा है, आसान होता जा रहा है। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रीपेड या एडवांस अगर कुछ है तो प्रीपेड है एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड। इनकी अमाउंट है 10,80,000 और एडवांस है 1 मंथ का 1/12। इसके बाद में हमारे पास आता है कैश बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन है और यहां पर आ जाएगा टोटल ए। ओके जी, 27 लाख इंटू 3/12 6,75,000, 7740 इंटू 3/12 19,35,000, 8820 इंटू 3/12 22,05,000, 10,80,000 एक महीने का एडवांस 90,000। कैश बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 3 लाख का कैश बैलेंस। बच्चों ये हमारे पास आ गया 6,75,000, 19,35,000, 22,05,000, 90,000, 3 लाख, 52,05,000 टोटल ए। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं। बी,
करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओके, क्रेडिटर्स, सामान कितने का खरीदा? 27 लाख, उधार मिलता है 3 मंथ का। वेजेज कितने की थी हमारे पास? 21,60,000 और वेजेज का एरियर है लैग इन पेमेंट 1/12। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे पास कैश वाले 28,80,000 और इनका एरियर 1 मंथ 1/12। ये हमारे पास आगे सीधे सीधे सारे 27 इंटू 3/12 6,75,000, 2160 डिवाइड बाई 12 1,80,000, 2880 डिवाइड बाई 12 2,40,000। ये हो गया जी टोटल बी। 6,75,000, 1,80,000, 2,40,000, 10,95,000। वर्किंग कैपिटल बिफोर प्रोविजन ए माइनस बी 41,10,000। क्वेश्चन कह रहा है आपको 10% सेफ्टी मार्जिन रखना है। एड सेफ्टी मार्जिन एट 10% ऑफ 41,10,000। बच्चों ये क्वेश्चन होते के साथ 30 मार्क्स आपकी पॉकेट में है, 4,11,000। और ये आ गई हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग प्रोविजन या वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग मार्जिन। वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग मार्जिन और प्रोविजन। अब जो बच्चे नवंबर 20 में पास हुए हैं उनको ये मत कहने लग जाना कि अगर हम होते तो और तुमसे ज्यादा नंबर लेके आते, क्योंकि पेपर तो बहुत ही आसान आसान आ रहा है बच्चों। इतना आसान पेपर आता है, मैं सही बात आपको बताऊं, बच्चे घबराते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं कि एग्जाम की हमारी तैयारी नहीं है। वो मैं सही बात बताऊं, कभी एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जितनी पढ़ाई करी है ना, अगर प्रॉपर वे में पढ़ाई करी है तो बच्चों आप जाके बहुत अच्छा कर सकते हो। तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कभी किसी हालत में किसी एग्जाम में जाने से मत डरो। जैसे इंटरव्यू में जाने से कई बच्चे डरते हैं, एग्जाम में जाने से कई बच्चे डरते हैं। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने अच्छे से किया है और हम कर सकते हैं। तो आप हमेशा देखना आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो बहुत बेहतर है कभी ना घबराना। 45,21,000। लो जी 10 नंबर पॉकेट में और आ गए। अरे सर 30 नंबर तो आ चुके हैं, टोटल 60 नंबर लाने हैं एफएम में। इको के तो 40 की छोड़ो, एफएम में पहले 60 करके एक तरफ करते हैं ना। चलो जी, पहले एफएम के नंबर पॉकेट में करेंगे, फिर इको के नंबर भी पॉकेट में करेंगे। अभी तक देखो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं आया जिसमें बच्चा अटके। थर्ड आप खुद ही फील कर रहे होगे। J Limited is considering 3 financial plan. The key information is as given below. Total investment to be raised 4 lakh. Plan showing the financial proportion. 3 प्लान है XYZ। इक्विटी से 100% यानी पूरे 4 लाख, इक्विटी से 50% यानी 2 लाख और डेट से 2 लाख। 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। अच्छा जी, तो 3 प्लान आ गए। क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको कौन सा क्वेश्चन है? EBIT EPS का क्वेश्चन हुआ, जिसमें अलग अलग प्लान्स दे देते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है। ओके, क्या क्या पूछा है जरा देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस 10% है, तो दोनों का रेट ऑफ डिविडेंड और रेट ऑफ प्रीफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो गए। टैक्स रेट 50% है, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और 10 रुपए प्रीमियम पर इशू होंगे, यानी इनका इशू प्राइस 20 रुपए होगा। अच्छा, तो नंबर ऑफ शेयर जब निकालने होंगे, जैसे 4 लाख रुपए चाहिए, 20 रुपए इशू प्राइस है, तो 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 20 रुपए, नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ जाएंगे। ओके, एक्सपेक्टेड EBIT 1 लाख है, सब कुछ दे दिया। सबसे पहले कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉलोइंग फॉर ईच प्लान
पॉइंट नंबर 1, अर्निंग पर शेयर। एक एक करके चीज निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर तो 2 मिनट में निकाल दोगे। अब आप कितनी देर का खेल रह गया आपका? 3 पॉइंट है इसमें। तो पहला पॉइंट आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग पर शेयर। लो जी, तीन प्लान्स है हमारे पास। प्लान का नाम है एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स। ईबीआईटी खुद बता दिया, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ओके, लेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। पहले केस में सारा पैसा इक्विटी से, दूसरे में आधा इक्विटी से आधा डेट से, यानी 2-2 लाख रुपए, और फिर इक्विटी से और प्रीफरेंस से, तो ऑफ 2 लाख, 4 लाख रुपए टोटल चाहिए। यहां कोई इंटरेस्ट नहीं, यहां कोई इंटरेस्ट नहीं। बीच वाला केस है डेट केस, तो 2 लाख रुपए का 10%, 20,000 का इंटरेस्ट यहां पर चला जाएगा। ओके जी। अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख, और ये हो गया जी 80,000, 1 लाख, लेस टैक्स एट 50%, 50,000, 50,000, 40,000, 40,000, 50,000, 50,000। ठीक है जी। अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस प्रीफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 2 लाख। पहले केस में कोई प्रीफरेंस शेयर नहीं, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे वाले प्लान में आधा पैसा इक्विटी से आधा प्रीफरेंस से था, 2-2 लाख रुपए, तो 20,000 का यहां पर प्रीफरेंस डिविडेंड चला गया। ये आ गया जी अर्निंग फॉर इक्विटी। 50,000, 40,000, 30,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहां पर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक, 4 लाख रुपीज के शेयर 20 रुपए का एक, यहां 2 लाख के शेयर 20 रुपए का एक, यहां भी 2 लाख के शेयर 20 रुपए का एक, तो यहां पर हो गए शेयर 20,000, यहां हो गए 10,000, और यहां हो गए 10,000। अर्निंग पर शेयर हो गया जी 2.50, यहां पर हो गया 4 रुपए, और यहां पर हो गया 3 रुपए। लो जी, क्वेश्चन का काम खत्म पार्ट 1 का। बच्चा बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे को कि हिला देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा मन में कॉन्फिडेंस रखिए, बस तैयारी करते हुए लीनियंसी मत करिए, एक ही बार में काम खत्म कर दोगे आप। मतलब 80-90 नंबर लाना वाकई में, कॉस्टिंग की बात करूं या एफएम इको की बात करूं, बहुत आसान है। मैं तो हमेशा कहता हूं एफएम में देखो 60 नंबर तो सीधे सीधे ऐसे आ रहे हैं, इको के अंदर 10 नंबर के तो न्यूमेरिकली हो जाते हैं, नेशनल इनकम वगैरह से हो गए जी, तो 60 तो यहां पर है, 10 नंबर हो गए 70। उसके बाद इको 30 नंबर की बचती है, और आपको पता है इको कितनी ज्यादा आसान है, एक एक शब्द लिखवा के क्लास में समझा के करवाया हुआ है, और 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे से लिखना होता है। सिर्फ एक बार पूरी इको ढंग से पढ़ी हुई है और राइटिंग में करी हुई है, तो आपके 30 नंबर का जो इको का पोर्शन बचता है, 10 तो न्यूमेरिकल पक्के हैं, 30 नंबर में से मैं सच बता रहा हूं 30 नंबर आप ला सकते हो। बहुत ज्यादा 5-7 नंबर कट जाएंगे तो 25 आ जाएंगे। मतलब 95 मार्क्स एफएम के अंदर स्कोर करना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क, आप कर सकते हो जी। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। आ जाओ जी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, रिक्वायरमेंट नंबर 2, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट EBIT इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड, PD लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स।
प्लान एक्स, प्लान वाई, प्लान जेड, ईबीआईटी, ईबीआईटी, ईबीआईटी। देखो प्लान एक्स में ना तो कोई डेट है, ना कोई प्रीफरेंस शेयर है, ना इंटरेस्ट, ना प्रीफरेंस, जीरो। प्लान बी के अंदर इंटरेस्ट है और 2 लाख का 10% था 20,000, कोई प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं था। थर्ड केस में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड देना था 20,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स, तो ये हो गया 40,000। लो जी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 0, 20 एंड 40। ओके, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 3। ओके सर, इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान्स, जब प्लान्स के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है तो हमेशा दो प्लान के बीच में निकलेगा। तो पहले आपके पास आ जाएगा एक्स और वाई में, फिर आ जाएगा एक्स और जेड में, फिर आ जाएगा वाई और जेड में, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कह रहे हैं इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकल पाया किन्हीं दो प्लान के बीच में, तो देखेंगे कि किसके अंदर फिक्स बर्डन ज्यादा है और वहां पर कौन डोमिनेट करेगा। ओके जी सर, ये तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे हमारी बुक से। जी बेटा, क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन बुक से ही आते हैं और आसान होते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट्स, पहले बिटवीन प्लान एक्स एंड प्लान वाई, ईबीआईटी माइनस आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन प्लान एक्स लिख देता हूं तो एन एक्स, ईबीआईटी माइनस आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई प्लान वाई है तो एन वाई। यहां पर ईबीआईटी इंटरेस्ट जीरो, कोई लोन ही नहीं है प्लान एक्स में, 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर आपने निकाले थे 20,000 इक्वल टू ईबीआईटी, इसमें इंटरेस्ट था 20,000 रुपए का, 1 माइनस टैक्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 10,000। ओके, कैंसिल करो जरा आमने सामने, 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल, 10,000 से 20,000 कैंसिल, यहां गया 1, यहां गया 2, तो 1 तो कुछ है ही नहीं, 2 सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ईबीआईटी इक्वल टू 2 ईबीआईटी माइनस 40,000, 2 की मल्टीप्लाई कर दी सामने। अब 2 ईबीआईटी को यहां पर ले आइए सामने, माइनस ईबीआईटी आ जाएगा, वहां माइनस 40,000 थे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, ईबीआईटी इक्वल टू 40,000। तो पहला इंडिफरेंस पॉइंट हमारे पास आ गया 40,000। सेकंड और थर्ड आप लोग निकालो बिटवीन प्लान, अब वाई एंड जेड निकाल देते हैं, वाई और जेड, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ऊपर नीचे एग्जाम में रख सकते हो, आपके हाथ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाई में ईबीआईटी माइनस आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई एन वाई, और यहां पर ईबीआईटी माइनस आई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी है पीडी डिवाइडेड बाई एन जेड। ओके जी, ईबीआईटी माइनस 20,000 रुपए का इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर्स, यहां पर ईबीआईटी माइनस आई कुछ भी नहीं, 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 20,000 का, और नंबर ऑफ शेयर 10,000, ठीक है जी। 10,000 से 10,000 कैंसिल, ये आ गया 0.5 ईबीआईटी माइनस 10,000, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, यहां पर 0.5 ईबीआईटी, जीरो का कोई मतलब नहीं, वो ब्रैकेट के बाहर है 20,000, तो 20 का 20 रह गया। ओके जी, अब आप ये देखिए कि ये सोल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन कैसे भी करके। अब इसमें क्या करें, यहां तो कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान वाई एंड प्लान
जेड। और वैसे आप जानते हैं जब इक्वल नंबर ऑफ शेयर होते हैं तो या तो कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आता या सारे के सारे पॉइंट इंडिफरेंस पॉइंट होते हैं। अब इन दोनों प्लान में से डोमिनेट कौन करेगा, तो देखिए यहां पर कितना माइनस हो रहा है 10,000 और यहां पर 20, तो इसका मतलब खर्चा जेड में ज्यादा है। तो जेड में खर्चा ज्यादा है तो जेड हमेशा पुअर रहेगा और वाई हमेशा हायर पोजीशन पर रहेगा। प्लान वाई हैविंग लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट will dominate over प्लान जेड। तो वाई के ऊपर जेड डोमिनेट करेगा, ठीक है। इंडिफरेंस पॉइंट चल रहे थे हमारे, एक और बचा है अभी बिटवीन प्लान एक्स एंड प्लान जेड। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं ना, आसान है। अब देखिए 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं और यही आपके पास अगर 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन थे उनमें वर्किंग थोड़ी कम होती है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एग्जाम में हाथ फास्ट चलेगा। मैं तो धीरे धीरे लिखवाता हूं, आप लोगों का हाथ इतनी धीरे नहीं चलेगा। इतनी भी स्पीड में चलता है तो आप देखना आराम से पेपर टाइमली खत्म हो जाएगा। ओके, ईबीआईटी इंटरेस्ट कुछ है नहीं प्लान एक्स में, 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर 20,000 थे। ईबीआईटी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, 1 माइनस टैक्स प्रीफरेंस डिविडेंड 20,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। 10 से 20 कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके जी, तो 2 सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देता हूं मैं यहां पर, 0.5 ईबीआईटी इक्वल टू 2 सामने जाकर मल्टीप्लाई होना है। और रुको मैं यहां पे 2 रखता हूं, मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं जिससे आपको आराम से समझ में आए। 0.5 ईबीआईटी, नील से कोई मतलब नहीं, 20,000 सीधे आ गए। ओके, अब सामने जाकर मल्टीप्लाई कर लो, आपको आसानी होगी। 0.5 ईबीआईटी इक्वल टू ईबीआईटी माइनस 40,000। अब ईबीआईटी सामने आ जाएगा तो माइनस का 0.5 ईबीआईटी हो गया, माइनस का 0.5 ईबीआईटी इक्वल टू माइनस का 40,000, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.5 जाके डिवाइड हो जाएगा तो ईबीआईटी इक्वल टू 80,000। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉइंट 80,000 है। देखिए मैं तो एक एक लाइन लिख लिख के करवाता हूं, आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर सकते हैं कि सर हमने 2 स्टेप में 3 स्टेप में कर दिया, चलेगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, अब आप ये देखो 40 नंबर का पेपर हमारा खत्म हो चुका है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4, A Limited is considering 2 mutually exclusive project X and Y. You have been given below the net cash flow probability distribution of each project। तो आपका हो गया ये प्रोबेबिलिटी वाला, तो रिस्क कैपिटल बजटिंग विद रिस्क एनालिसिस आपके पास चैप्टर हो गया है। प्रोजेक्ट एक्स और वाई दो दिए हैं, कैश फ्लो 50, 60, 70 प्रोबेबिलिटी दे दी और सामने वाले वाई की कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी दे दी, ठीक है। कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ऑफ ईच प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकालना बड़ा सिंपल है, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाओ, आ जाएगा। चलिए जी, सबसे पहला फर्स्ट ए, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो प्रोजेक्ट एक्स। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो EFF इक्वल टू समीशन FX। यहां पर सबसे पहले है 50,000, प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 60,000, प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 70,000, प्रोबेबिलिटी 0.4। ये बेसिकली मीन ही है, इसे आप मीन भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो भी बोल सकते हैं। तो 50,000 इंटू 0.3, 60,000 इंटू 0.3 एंड 70,000 इंटू 0.4, 61,000। ओके,
प्रोजेक्ट वाई, ENCF दोबारा से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे निकाल सकते हैं। 130 प्रोबेबिलिटी 0.2 प्लस 1,10,000 प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 90,000 प्रोबेबिलिटी 0.5। 1,30,000 into 2, 1,10,000 into 3 एंड 90,000 into 0.5 और ये हो गया 1,04,000। ओके, लो जी, पार्ट 1A खत्म। 1B में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 1B वेरिएंस ऑफ ईच प्रोजेक्ट, फिर सी में स्टैंडर्ड डेविएशन और डी में कोएफिशिएंट और वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट निकालना है। वेरिएंस प्रोजेक्ट एक्स, वेरिएंस निकालना है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल, समीशन एक्स माइनस मीन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एफ, एफ यानी प्रोबेबिलिटी। निकालना चालू करते हैं। तो सबसे पहले है 50,000 और मीन आया था इसका 61 होल स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 60,000 माइनस 61,000 होल स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 70,000 माइनस 61,000 होल स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी 0.4। आ जाओ जी, निकालते हैं। ये आ गया 11,000 स्क्वायर इंटू 0.3, 363,000,000। आप सीधे आंसर भी लिख सकते हो। दूसरा आ गया जी 1,000 मल्टीप्लाई 0.3, 3 लाख प्लस 70 माइनस 9,000 मल्टीप्लाई 0.4, 324,000,000 6,900,000,000। ओके जी, ये इसका वेरिएंस आ गया 6,90,00,000। प्रोजेक्ट वाई वेरिएंस 130, 110, 90 और 1,04,000। 130, 1,04,000 प्रोबेबिलिटी 0.2 प्लस 110, 1,04,000 और प्रोबेबिलिटी भाई की 0.3 प्लस 90,000 माइनस 1,04,000 होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 0.5। निकालो आप लोग, निकालो कितना कितना आ रहा है। 130 माइनस 1,04,000 मल्टीप्लाई बाई और इंटू 0.2, 1352,000,000। आप सीधे फाइनल आंसर लिख सकते हो, अलाउड है। ये हो गया 6,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 0.3, 1,08,000,000। ओके, प्लस 90,000 माइनस 1,04,000 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 0.5, 98,000,000। ओके, जोड़ लो इनको सबको। 2,44,000,000। लो जी, ये आ गया वेरिएंस। तो दोनों का वेरिएंस आ गया, दोनों का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका पॉइंट नंबर सी, स्टैंडर्ड डेविएशन 1C, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल अंडर रूट V, प्रोजेक्ट X, प्रोजेक्ट Y अंडर रूट 6,90,00,000 अंडर रूट 24,40,00,000।
ये मेरे पास सामने ही है, तो ये आ गया 15620.499, तो 50 और 69000 अंडर रूट 8306.62। ओके, 1 का डी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत सिंपल है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन, या फिर आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक ही बात है, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, एक्स वाई 8306.62 एंड 15620.50 डिवाइडेड बाई, इसका था 61,000 और इसका था 1,04,000। ठीक, निकालिए कितना कितना आ रहा है। देखिए, आपको खुद लग रहा होगा कि 10 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा वर्किंग टाइम हमें ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात बताता हूं आपको, कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन भी सही टाइम ले लेता है। 0.13617, तो 62 कर देता हूं, और 0.15620.5 डिवाइड बाई 1,04,000, 0.15019, तो 02। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2 कह रहा था कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट कम रिस्की है। तो बच्चों, जिसका वेरिएशन कोएफिशिएंट ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस ज्यादा होंगे। तो हर 1 रुपए में प्रोजेक्ट एक्स में सिर्फ 13 पैसे का चेंज होगा, और वाई के अंदर 15 पैसे का चेंज एक्सपेक्टेड है। तो जिसमें ज्यादा चेंज है वो ज्यादा रिस्की है, जो स्टेबल है वो बेटर है। तो ज्यादा स्टेबल प्रोजेक्ट एक्स है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड, गिव रीजन। रिकमेंडेशन, प्रोजेक्ट एक्स, रीजन, प्रोजेक्ट एक्स had lower coefficient of variation and therefore lower risk। आप इसकी जगह लाइन लिख सकते हैं, सिंस प्रोजेक्ट एक्स हैड लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देयरफॉर हैड लोअर रिस्क। तो ये हमारी रिकमेंडेशन और रीजन रहेगा। बच्चों, यहां तक हमारा 50 नंबर का काम हो चुका है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कि सर 50 नंबर निपटा चुके हैं हम। बच्चों, यही तो बात है। फिफ्थ, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर स्टोन लिमिटेड। Sales 5 lakh, variable cost 40% of sale, fixed cost interest. Using the concept of leverage, find out percentage change in taxable income. Taxable income होती है बेटा EBT. If EBIT increased by 10%, percentage change in EBIT if sales increased by 10%, और percentage change in taxable income यानी EBT if sales increased by 10%। ओके, अच्छा मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे हम लोग एग्जाम ही दे रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट हमने सब पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने सब करी हुई है। ओके, अच्छा ये पूरा पेपर, मेरी जो सजेशन था वो तो यही था कि आप लोग खुद करें, और मुझे पूरी उम्मीद है मोस्ट ऑफ द बच्चे पूरा क्वेश्चन करके बैठेंगे। इवन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये तो मैं लेक्चर के बीच में बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मेरी इन बातों को सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही मेरे से निपटा के और पूरा क्वेश्चन पेपर बैठे हुए होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत 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 तेज हैं जी।
अब क्वेश्चन कह रहा है लीवरेज के थ्रू ये चीजें निकालनी है, फिर कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, वेरिफिकेशन और करना है। तो ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ईबीटी और ईबीआईटी का रिलेशन, तो ईबीआईटी और ईबीटी का रिलेशन जो बनता है वो बनता है फाइनेंशियल लीवरेज से। ईबीआईटी और सेल का रिलेशन ये बनता है ऑपरेटिंग लीवरेज से, और ईबीटी और सेल का रिलेशन ये बनता है कंबाइंड लीवरेज से। तो एक तो हमें लीवरेज निकालनी पड़ेगी, फिर चेंजेस वाले फॉर्मूले लगा देंगे, फिर वेरीफाई करके दिखाएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सारी की सारी लीवरेज निकालनी पड़ेगी। लीवरेज के लिए हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी करोगे ओएल आ जाएगा, ईबीआईटी और ईबीटी को लोगे एफएल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सीएल आ जाएगा। तो पहले तीनों लीवरेज निकाल देते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ लीवरेज। कैलकुलेशन ऑफ लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या सर एग्जाम में ओएल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए और ईबीआईटी गिवन है 1 लाख। तो ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई 3 टाइम्स, सिर्फ 3 लिख सकते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, ये था 1 लाख, और भैया ईबीटी है 75,000। 1.333333 टाइम्स, तो 1.3 टाइम्स है। ओके, कंबाइंड लीवरेज सीधे भी निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी, और ओएल इंटू एफएल भी कर सकते हो। ओएल एफएल हमें ज्यादा पसंद है तो हम उससे निकालते हैं 4 टाइम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास तीनों लीवरेज निकल कर आ गई। अब जो जो चीज पूछ रहा है वो निकालनी शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज पूछी है फर्स्ट, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम यानी ईबीटी इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाई 10%। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम या ईबीटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से करना, और ईबीआईटी और ईबीटी के परसेंटेज चेंज को क्लियर करता है फाइनेंशियल लीवरेज। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है, ईबीआईटी इंक्रीज बाई 10%, पॉजिटिव 10% है, और फाइनेंशियल लीवरेज है आपकी 1.333, तो 13.33%। पहला आंसर है हमारा ये। ओके, सेकंड रिक्वायरमेंट है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी, और गिवन परसेंटेज सेल्स की, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स और ईबीआईटी को लिंक करता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। कितने परसेंट? 10% ही बढ़ा रहा है, और ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे पास आ गया था भाई 3 टाइम्स, तो ये 30% हो गया। इसके बाद में है बच्चों परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम यानी ईबीटी, और लिंक करा है सेल से। परसेंटेज चेंज सेल्स, सेल से ईबीटी तक पहुंचना है तो आपको लेनी पड़ेगी कंबाइंड लीवरेज 10%, और कंबाइंड लीवरेज है 40%। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हो रहा, यहां पे छोड़ा तो नंबर आपको 6 मिलेंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे आपको, 4 नंबर अभी कम मिलेंगे। क्वेश्चन ने कहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट इन ईच ऑफ द अबव केस। वेरिफिकेशन, ठीक है जी। अब वेरिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे सबसे पहले वाला है वो कह रहा है कि 10% ईबीआईटी बढ़ जाए तो ईबीटी कितना बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10% ईबीआईटी बढ़ाकर रिवाइज ईबीटी निकालना है। किस तरह से होगा ये आराम से देखेगा, वेरिफिकेशन आराम से देखने वाली चीज है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, आप निकालो
फर्स्ट वेरिफिकेशन नंबर 1, परसेंटेज चेंज इन EBT if EBIT increased by 10%। ठीक है, सबसे पहले आप लोग रिवाइड EBT इक्वल टू EBIT रिवाइड, EBIT में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो EBT आ जाता है। अब पहले हमारा EBIT कितना था, मैं क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। हमारा पहले जो EBIT था वो था 1,00,000, अब ये कह रहा है 10% बढ़ा दो तो 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, और EBT के लिए 25,000 का इंटरेस्ट उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है जी, 1,00,000 प्लस 10%, ये हो गया 1,10,000, इंटरेस्ट तो वही 25,000 रुपए, तो रिवाइज EBIT हो गया 1,10,000 माइनस 25,000, 85,000। ठीक है, अब जरा देखो पहले हमारा EBT कितना था, 75, पहले हमारा EBT था 75, अब 85 हो गया। परसेंटेज चेंज इन EBT 85 हो गया, 75 से करके 10,000 का चेंज आया। अब बताओ 10,000 कितने परसेंट है 75,000 का, हमारा EBT 75,000 था, 10,000 रुपए का चेंज आ गया उसमें, 10,000 रुपए डिवाइड बाई 75,000, 13.33% हमारे पास चेंज आ गया। वेरीफाई हो गया, हमने भी 13.33 ही बताया था। लो जी, ये तो सही चल रहा है। अब सेकंड और थर्ड का आप देखो कैसे करोगे। सेकंड में लाइन लिखी है परसेंटेज चेंज इन EBIT और सेल के लिए बोला है, change in EBIT if sales increases by 10%। ओके, अब क्या करना होगा, अब हमें रिवाइड EBIT निकालना होगा। रिवाइड EBIT कैसे लेना है, रिवाइज सेल उठाओ, सेल को 10% बढ़ा दो जितनी भी है, उसमें से माइनस करो कंट्रीब्यूशन और माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चल के दिखाता हूं मैं कैसे होगा, समझना पड़ेगा आपको, गलती हो सकती है। देखो अब हम क्या करेंगे, अपनी सेल को 10% बढ़ाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट सेल की 40% है तो वो 40% माइनस होगी, वो 2 लाख रुपए नहीं रहेगी। अगर सेल 550 होगी तो ये भी 2.2 लाख हो जाएगी और कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3.3 लाख। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपए की 2 लाख रहेगी, ये 2 लाख माइनस होंगे, ये हो जाएगा 1.3 लाख, अभी 1 लाख रुपए, कल को 1,30,000 हो जाएगा। ओके, ये देखिए रिवाइज सेल्स 5 लाख प्लस 10% बढ़ गई, 5,50,000 हो गई, माइनस मैंने कंट्रीब्यूशन गलत लिख दिया, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इसे ठीक कर लीजिएगा, आपने ठीक ही लिखा होगा वैसे। वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल्स, सेल है 550, उसका 40% माइनस हो जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है भाई लोगों ने हमें 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी, तो 550 माइनस 40%, ये हो गया 330 माइनस 2 लाख रुपए, 130 का हमारा डिवाइड EBIT आ गया। अब परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज इन EBIT 1,30 हो गया, पहले 1 लाख था। ओके जी, 30,000 का चेंज आ गया, 30,000 का चेंज 1 लाख के लिए कितना है 30%, तो हमारे 30% चेंज आ गया, और यहां पे भी हमारा 30% था, वेरीफाई हो गया। ओके जी, ये है परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक, EBIT ओके। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट ये कह रहा है EBT और सेल को, परसेंटेज चेंज इन EBT इफ सेल्स इंक्रीज बाई 10%। ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सेल से आना पड़ेगा नीचे तक,
डिवाइड ईबीटी इक्वल्स टू डिवाइड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और यहां पर हमारे पास में माइनस इंटरेस्ट। ठीक है ना, तब ईबीटी पे पहुंचेंगे हम। रिवाइज सेल 5,50,000 लिख दो सीधे, वेरिएबल कॉस्ट इसमें से 40% जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपए जाएगी, और इंटरेस्ट था भाई लोगों का 25,000 25,000। अब देखो कितना हो गया, तो ये हो गया 550 माइनस 40% माइनस 2 लाख माइनस 25,000 1,05,000। वैसे आपका ईबीटी कितना था 75,000। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इक्वल्स टू 1,05,000 माइनस 75,000, तो कितना फर्क पड़ा 30,000 का फर्क पड़ा। 1,05,000 माइनस 75,000, 30,000 का फर्क 75,000 पर, तो 40% का चेंज आ गया वेरीफाइड। और हमने भी कितना निकाला था, कितना चेंज आएगा 40%। बच्चों ये पूरी 60 नंबर की एफएम आपकी, पूरा 60 नंबर का एफएम का पेपर आपका कवर होता है यहां पर। इसके बाद में 10 नंबर की थ्योरी आती है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग कर ना पाओ यहां पर, और अगर कोई कर भी ना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर का हमारे पास बैकअप है थ्योरी वाला। आप थ्योरी देखेंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा कुछ था ही नहीं जो हमारा पढ़ा हुआ ना हो। आ जाइए एक बार थ्योरी पे नजर डालते हैं, बहुत सिंपल थ्योरी आती है, सारा थ्योरी के लेक्चर में कवर है जो भी थ्योरी आती है। देखिए कोई आपको एक क्वेश्चन छोड़ना होता है तो जनरली बच्चे थ्योरी का छोड़ते हैं, लेकिन अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आता, कहीं अटक गए, तो कोई बात नहीं, थ्योरी का क्वेश्चन करो, बैकअप है पूरा और सारे क्वेश्चन आपको आते हुए मिलेंगे। लिस्ट आउट द रोल ऑफ सीएफओ इन टुडे वर्ल्ड। तो सीएफओ का क्या काम होता है, सीएफओ का काम पूरा एफएम जितना भी है वो सारा काम सीएफओ का और पूरा मैनेजमेंट इसके पास होता है। तो आपको इसमें तोड़ तोड़ के लिख देते हैं, बजटिंग करना, फोरकास्टिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन को देखना, प्रॉफिट को एनालाइज करना, जैसे कस्टमर से प्रोडक्ट से रिलेट करके, प्राइस को एनालाइज करना, आउटसोर्स करना है कोई काम उसके डिसीजन लेना, आईटी के फंक्शन कैसे चल रहे हैं उन्हें देखना, एचआर के फंक्शन को देखना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, और जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस होती है गवर्नमेंट की वो सारे काम इनको देखने होते हैं। तो सीएफओ के ये हमारे रोल हैं, ये सब थ्योरी में ऑलरेडी कवर्ड है। ओके जी, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एटसेट्रा। 6B वेंचर कैपिटल फाइनेंस के मेथड बताइए। तो आप लोगों को जब वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि हमारे पास जो इसके हैं 4 मेथड हैं। सबसे पहला तरीका है वेंचर को कैपिटल फाइनेंस को करने का इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में हम क्या करते हैं, जो भी लोन देने वाली कंपनी है, बैंक है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की परचेज कर लेता है, लेकिन 49% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 49% से ऊपर लेगा तो कंट्रोल बैंक के पास आ जाएगा। कंट्रोल हमेशा जिसका आइडिया है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसके पास रहना चाहिए, जो आइडिया लेके आया उसके पास बाकी की इक्विटी कैपिटल रहेगी। दूसरा तरीका होता है कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन के अंदर क्या होता है, इसमें रॉयल्टी मिलेगी। अ कंडीशनल लोन इज रीपेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी आफ्टर द वेंचर इज एबल टू जनरेट सेल्स, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच लोन। तो आपको क्या करना है, शुरू में जैसे 4-5 साल काम सेट करने में लग गए तो कोई सेल नहीं होगी तो कुछ नहीं देना, इंटरेस्ट भी नहीं देना, उसके बाद आप रॉयल्टी दोगे। रॉयल्टी 2% से लेकर 15% तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वेंचर के अंदर कितना कहना चाहिए रिस्क इन्वॉल्व है, कितनी उसके अंदर दिक्कतें आएंगी, अकॉर्डिंगली रॉयल्टी सेट कर दी जाएगी सेल पर। इसके बाद में सम वेंचर कैपिटल फाइनेंसर गिव अ चॉइस टू द एंटरप्राइज ऑफ पेइंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक 10% इंस्टीड ऑफ रॉयल्टी ऑन सेल्स वंस इट बिकम्स कॉमर्शियली साउंड। तो जब आप कॉमर्शियली साउंड हो जाएंगे, वेंचर चल जाएगा, कोई भी जो भी स्टार्टअप है वो चल गया, तो स्टार्टअप चलने के बाद में जब आप अच्छे से स्टेबल हो गए तो आप रॉयल्टी को ड्रॉप करके इंटरेस्ट दे दो, लेकिन इंटरेस्ट तब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो जैसे 10-12% इंटरेस्ट होता है तो आपको 20% देना पड़ेगा। तीसरा है हमारे पास इनकम नोट। इनकम नोट हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कंडीशनल लोन है और हमारा कन्वेंशनल लोन है वो दोनों आ जाते हैं। तो कन्वेंशनल लोन क्या होता है, जो जनरल लोन होता है, जैसे लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट देना, जो, और कंडीशनल लोन वही ऊपर रॉयल्टी वाला। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि कुछ पोर्शन पे इंटरेस्ट दे दो, बाकी कुछ पोर्शन पे रॉयल्टी दे देना। इसके बाद में हमारे पास है पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर में क्या करते हैं, 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं,
फिर नॉर्मल इंटरेस्ट जब काम चलने लग जाए, और जब काम बहुत अच्छा चलने लग जाए तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। शुरू में कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया था तो उसको कंपेंसेट करने के लिए लास्ट में हाई इंटरेस्ट आप दोगे। तो कहते हैं कि इसमें 3 फेज रहेंगे स्टार्टअप के लिए। शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, दूसरी स्टेज में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और जब आपका काम चल जाएगा अच्छा सा तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होगा। ओके, इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन है 6C, डिफरेंस बिटवीन अनसिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक रिस्क और व्हाट इज द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ओके, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क हमारे पास नॉन डाइवर्सिफिएबल और डाइवर्सिफिएबल रिस्क थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में जो बीटा फैक्टर से आपने पढ़ा था वो वाला यहाँ पर सिचुएशन है। तो हमारे पास जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो कंपनी से रिलेटेड रिस्क होता है, यानी वो सिस्टम ने नहीं बनाया, वो कंपनी की अपनी चॉइस है, कंपनी ने कितना डिवेंचर लिया, कंपनी ने कितना इक्विटी लिया। तो ये रिस्क डाइवर्सिफिएबल होता है, कंपनी अपने डिसीजंस को बदले तो ये रिस्क जा सकता है। तो आप अपने डिसीजन मेकिंग से, कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग से इन रिस्क को एलिमिनेट कर सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिस्क, इसको डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं। This risk is related with the company performance. The type of risk can be reduced or eliminated by diversification. तो diversification करके सिक्योरिटीज के बीच में चेंजेस करके ऑफ द सिक्योरिटी पोर्टफोलियो आप इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिफिएबल रिस्क। दूसरा है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क होता है जिस कंट्री में आप काम करते हैं उसके सिस्टम ने जो रिस्क क्रिएट किया है, जैसे कि वहां का पॉलिटिक्स कैसा है, वहां की टैक्स पॉलिसीज कैसी हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा है, वहां का जो मार्केट है वो किस तरीके का है। तो ये रिस्क सारी कंपनियों के साथ एक जैसा होता है, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते अपनी डिसीजन मेकिंग से। इट इज मैक्रो इकोनॉमिक और मार्केट स्पेसिफिक रिस्क अंडर विच कंपनी ऑपरेट्स। दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाई डाइवर्सिफिकेशन, हेंस it is non-diversifiable risk. For example, inflation, government policy, interest rate, etc. Diversifiable risk can be eliminated by an investor through diversification. The non-diversifiable risk is the risk which cannot be eliminated. तो जो डाइवर्सिफिएबल रिस्क है वो एलिमिनेट हो सकता है पर सिस्टमेटिक रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता। नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क आर असेस्ड इन टर्म ऑफ बीटा कोएफिशिएंट। तो CAPM मेथड में जो रिस्क फैक्टर होता था बीटा, वो यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। बताओ, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट बहुत सिंपल है, रिस्क फ्री रेट में रिस्क प्रीमियम को ऐड कर दीजिए एज पर द रिस्क। ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा प्रीमियम, कम रिस्क है तो कम प्रीमियम, और आपके पास रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास थ्योरी का काम भी पूरी तरीके से खत्म। ये बच्चों पूरा 70 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ गया और एफएम का क्वेश्चन पेपर खत्म। मैं आप लोगों को कहूंगा कि अपने आप से पूरा पेपर लिख के जिन बच्चों ने किया है वेल एंड गुड। आप अगर टाइम देखेंगे तो टाइम आपको ज्यादा नहीं लगा होगा। 60 मार्क्स का पेपर पूरा करने में आपको लगना चाहिए 2 घंटे से कम समय, और इसका जो 40 मार्क्स वाला पोर्शन होता है बाकी का वो इकोनॉमिक्स का होता है, वो सिंपल है, उसमें भी 10 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं, और बाकी के जो 30 मार्क्स की होती है वो छोटी छोटी थ्योरी होती है। तो आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस बन रहा होगा कि हाँ हम पेपर आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर रखे हुए हैं पूरे पूरे लास्ट में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बने कि हम पूरे पूरे पेपर कर सकते हैं। जब हम लोग क्लास में एक एक चैप्टर करते हैं तो चैप्टर के बाद तो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन अलग से करवाए हुए हैं, चैप्टर के साथ साथ करते हैं। तो चैप्टर के साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हुए तो एक कॉन्फिडेंस बनता है, हाँ भाई हमें चैप्टर आ गया, उसको हमारी ग्रिप में आ गया। लेकिन पूरी एफएम खत्म करने के बाद में जब आप एक साथ पूरा पेपर करते हो, जो एग्जाम में है वो पूरा पेपर, तो इसकी तो बात ही कुछ हो रहा है, वाजी वाह, कॉन्फिडेंस आ गया। इसके अलावा आप लोग जब यहां तक पहुंच चुके हैं, मैराथन वीडियो पूरी रिवीजन के लिए वो देखिए, और अपने जो भी कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है पढ़ते हुए उस कॉन्फिडेंस को अपने मन में बना के रखिए, कभी भी मन हिलना नहीं चाहिए आपका। आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करिए, पेपर करके एग्जाम में जाइए। आरटीपी हमेशा देख के जाइए, एमटीपी देख के जाइए, जितनी भी आरटीपी एमटीपी अपडेटेड आते हैं मैं बैच में अपलोड कर देता हूँ, साथ के साथ यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम के ऊपर भी आपको मिलेगा हमारा सब कुछ, यूट्यूब पे भी मिलेगा। पूरी तरह से कनेक्टेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और हम कर दिखाएंगे। ठीक है, ओके जी, मैं निकलता हूँ, सबको टाटा बाय बाय।